मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। जेपीएससी की मुख्य परीक्षा की तैयारी करने वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं, चाहे वो मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से तैयारी कर रहे हों या मुझसे पर्सनल जुड़कर टेलीग्राम के माध्यम से, उन सभी को शुभकामना मैं देता हूं। अग्रिम शुभकामना आपके मुख्य परीक्षा के लिए। जब भी हो आप लोगों को तैयार रहना है और इस बार फाइनल क्रैक करना है, इस बार अंतिम है ना। कोई अगला चांस आपके पास नहीं है, दिमाग से पूरी तरह से निकाल दीजिए। मैं आपके साथ हूँ। रेनेशा आईएएस चैनल जो है आपके साथ है। न मेंस की आपको चिंता करनी है, न ही इंटरव्यू की चिंता करनी है। मैं धीरे धीरे सभी के बारे में समझ रहा हूँ, खास करके जो मुझसे पर्सनली जुड़े हुए हैं। तो मुख्य परीक्षा भी हो जाएंगे तो उसके बाद आपके लिए इंटरव्यू के लिए क्या बेस्ट प्रश्न बन सकता है, तो वो भी मैं तैयार कर दूंगा और आपके मॉक इंटरव्यू भी बहुत अच्छी तरह से चलेंगे। केवल सपने देखने से नहीं होते हैं कि आईएएस बन जाएंगे, वीडियो बन जाएंगे, डीएसपी बन जाएंगे। उसके पीछे बहुत सारे जो है आपके मेहनत छुपे हुए होते हैं, बहुत सारे त्याग छुपे हुए होते हैं। अगर आप परिश्रम नहीं करेंगे तो आपको बड़ी सफलताएं कभी नहीं मिलेंगी, है ना। और छोटी सफलताएं भी नहीं मिलती हैं। हर सफलता में परिश्रम जो है बहुत आवश्यक होता है। परिश्रम से आप नहीं बच सकते हैं। देखिए, कुछ ही दिन बीते हैं, एक सप्ताह बीते हैं, कई टॉपिक्स मैंने करा दिए हैं। प्रश्न तो 10 से 15 20 पता नहीं कितने प्रश्न हो गए, उससे काउंट करना तो खैर मुश्किल है। ऑब्जेक्टिव भी आपके ठीक ठाक चल रहे हैं, आप लोग भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि कई सारे कैंडिडेट्स जो हैं, जो भावी अभ्यर्थी हैं मुख्य परीक्षा के, बहुत अच्छे उत्तर लिखने लगे हैं बहुत ही अल्प समय में, है ना। तो इसे बनाए रखें। जिनका अच्छा होता जा रहा है उनको और ऊपर जाना है, और जिनका प्रयास के बावजूद भी कुछ कमी रह जा रही है, तो लगभग मैं सारा चीज़ तो लिख करके दे ही दे रहा हूँ आप लोगों को। निष्कर्ष, भूमिका, आलोचना, वहाँ पर आप कुछ नहीं समझ में आता है उसी को लिखिए। बुक्स पढ़ने से अभी मैंने आपको मना किया है क्योंकि समय काफ़ी कम है। हालांकि बुक का विकल्प कुछ नहीं हो सकता, उससे दिमाग जो है पूरी तरह से खुलता है। लेकिन चूंकि अभी समय कम है और परीक्षा एनी हाउ आपको पास करना है, इसलिए मैंने यह विकल्प चुना है। समझ लीजिए, व्यवस्था में चुना है। और जितने भी आपको कलेक्शन दिए जा रहे हैं बहुत नामी राइटर्स के बुक से है, प्लस हमारा इसमें एक्सपीरियंस भी शामिल है। तो इसका आप लोग भरपूर यूज कीजिए। एग्जाम में तो देखिए प्रश्न आना ही है, आप तैयार हैं वहाँ लिख करके बस आ जाइए, आपका रिजल्ट क्लियर हो जाएगा। आपका जो संघर्ष है वो कोई आपका 3000 और 4000 उन कैंडिडेट्स के साथ नहीं है जो मुख्य परीक्षा में बैठेंगे। आपका संघर्ष सिर्फ 500-600 लोगों के साथ है। एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। प्रीलिम्स में 20-30 हज़ार लोग होते हैं और मुख्य परीक्षा में 5, यानी कि जितने सीट्स हैं उसके 2 से ढाई गुना। क्लियर? यानी कि जितना इंटरव्यू कॉल होता है उन्हीं में से आपका वास्तव में संघर्ष है। बाकी बस यूं ही बैठेंगे, इतना जान लीजिए। तो जो भी अभी मंगोल आक्रमण हुए हैं या अरब आक्रमण हुए हैं, अलाउद्दीन खिलजी सेक्शन हुआ है, भक्ति सूफी संत हुआ है, ठीक है, और कुछ हुआ है, एक आध टॉपिक और लगता है मिसिंग हो रहा है। तो आज जो है स्थापत्य कला, चूँकि इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला पर हम लोग आज बात करने वाले हैं। यह बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि अगर आप का एग्ज़ाम में यह आ जाता है, क्लियर, तो इसको आप लोग ज़रूर चूज कीजिएगा। यहाँ पर डायग्राम की भरपूर संभावनाएं हैं। चाहे स्थापत्य कला कोई भी हो, वहाँ डायग्राम का पूरा संभावना होता है ना। इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला इसलिए कहा गया क्योंकि इस्लामिक स्थापत्य कला का विकास जो हुआ था वह हुआ था मरुस्थलों में, मध्य एशिया के मरुस्थलों में। तो वहाँ पर सादगी जो है अपने आप नेचुरली आना तय था। मेहराब गुंबद के संदर्भ में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यह कोई मध्य एशिया की उत्पत्ति नहीं थी, इस्लामी सभ्यता के यह देन नहीं है, यह देन है रोमन सभ्यता की। पहला उसे अपनाया इस्लामी सभ्यता ने, अब भरपूर अपनाया। रंगीन टाइल्स वगैरह इसलिए डालते थे क्योंकि वह जो सादगी था, दूर दूर तक मरुस्थल था,
तो उसमें कुछ आपका आँखों को शांति देने के लिए समझ लीजिए संगमरमर टाइल्स इत्यादि का प्रयोग किया जाता था। तो जो गुम्बद और मेहराब तकनीक है ना, मेहराब मीन्स आर्क, तो इसलिए आर्कुएट स्टाइल इसको कहा जाता है, आर्कुएट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। तो ये जो आपका था मध्य एशिया में, ये फैला जो है पूरे विश्व में, केवल भारत में नहीं आया। जहाँ जहाँ मुस्लिम गए अपने साथ जो स्थापत्य लेकर के गए, क्लियर, और जहाँ पर गए उनका जो स्थानीय स्थापत्य था उसके साथ मिक्स होकर के एक नया स्थापत्य बना। एक चीज़ पहला ध्यान रखिए, अब जब ये भारत आते हैं तो भारत का जो पहले से अपना एक स्थापत्य था जिसे आप जानते हैं नागर शैली, द्रविड़ शैली, तो नॉर्थ इंडिया में चूंकि उनका पहले प्रभाव था तो नागर शैली, तो वहाँ पर आप सिंपल मंदिरों को कैसा देखते हैं, शिखर नुमा, क्लियर। तो उनका अपना एक विशेष, जब तुर्कों का आगमन भारत में हुआ साथ ही इस्लामी स्थापत्य का भी आगमन भारत में हुआ। भारत में जो पहले से चल रहे थे स्थापत्य की शैली वो बहुत ज़्यादा विकसित नहीं थी कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर गुंबद और मेहराब का चूंकि प्रयोग नहीं होता था, शिखरों का प्रयोग होता था। शिखर के ऊपर आमलक के प्रयोग मंदिरों में, आमलक, उसके ऊपर ध्वज का प्रयोग हो सकता था, कलश रह सकता था, समझ गए ना। ये जो वास्तव में था स्तंभ पर आधारित था, स्तंभ लिंटल, समझ गए, पिलर पर, वर्टिकल पिलर्स पर होता था, स्तंभ लिंटल पर अवस्थित था और इसे त्रावियत शैली कहा जाता था। क्या कहा जाता था? त्रावियत शैली या नागर शैली। यहाँ पर जब आप देखते हैं मुस्लिम गुंबद का प्रयोग करते थे, मीनार का प्रयोग करते थे, दरवाज़ों पर मेहराब का प्रयोग करते थे, क्लियर। ये हुआ मेहराब, ये मेन डिफरेंस था, समझ गए ना। यहाँ गुंबद मेहराब का प्रयोग होता था, यहाँ स्तंभ और लिंटल, लिंटल माने जो ऊपर का बल्ली है उसका प्रयोग होता था। ये मेन डिफरेंस था। दूसरा जो डिफरेंस था कि हिंदुओं के द्वारा जो स्थापत्य था जिसे त्रावियत शैली कहा गया, उसमें आपका पशु पक्षी का भी प्रयोग होता था। बाकी चीज़ों का तो प्रयोग होता था अलग अलग डिजाइंस का, लेकिन पशु पक्षी का भी प्रयोग, मानव आकृतियों का प्रयोग सामान्य था। यहाँ पर जो था मुस्लिम शैली में पशु पक्षी मानव आकृतियों के प्रयोग के अलावा ज्यामितीय डिजाइंस का प्रयोग ज़्यादा होता था। पशु पक्षी मानव इत्यादि का प्रयोग नहीं होता था। कुरान की आयतें वगैरह लिखी जाती थीं। उसके अलावा जो आपको ध्यान रखना है, एक रूफ लाइन समझने का यहाँ पर चीज़ है। छत रेखा, रूफ लाइन भी एक जो है आपका समझने का चीज़ है। अब ये रूफ लाइन क्या है? तो ये भारत के स्थापत्य में जो पहले से था वहाँ पर नहीं पाया जाता था। रूफ लाइन जो है तुर्की इस्लामी स्थापत्य का महत्वपूर्ण भाग होता है। जैसे मेन गुम्बद है ना, इधर फिर गुम्बद अगर आपका है, समझ गए ना, ये दूसरा गुम्बद है, तो ये एक लाइन में होते थे दोनों ओर से, है ना। मीनार भी अगर है, अगर साइड में मीनार है, क्लियर, इस टाइप का मीनार है, तो एक लाइन में होते थे। इसी को कहा गया रूफ लाइन। आशा है आप समझ गए होंगे। कोई भी कन्फ्यूजन होगा आप मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा एक और समझने का चीज़ जो है, बाकी सभी चीज़ सिंपल है, नोट से आपको समझ में आ जाएगा, है ना। बहुत ज़्यादा समय भी नहीं है कि लंबे लंबे क्लास लिया जाए। जहाँ जहाँ कन्फ्यूजिंग पार्ट होगा वहाँ पर मैं ज़रूर समझा दूंगा वीडियो के माध्यम से। बाकी ज़रूरत नहीं है,
उसके बाद भी आप लोगों को ज़रूरत लगता है किसी भी सेक्शन में, आप लोग बताएंगे, मैं प्रयास करूंगा उससे अलग अलग तरीकों से समझाने का। एक है मेहराब। मेहराब देखिए दो तरह का होता है, इसका ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, है ना। एक मेहराब, दूसरा मेहराब। एक मेहराब जो आपका है वो खाली जगह में सारा दबाव चला जाता है, इसको गिरने का ज़्यादा डर रहता है, जल्दी ध्वस्त होने का, इसको कहा जाता है टोडा मेहराब। एक मेहराब जो होता है अपने भार को दोनों पिलर्स पर डाल देता है, ये अंदर जो है कुछ पत्थरों का इस तरीके से बैलेंस किया जाता है, पत्थरों को इस तरीके से बैलेंस किया जाता है कि भार यहाँ चला जाता है, उससे ज़्यादा वहाँ पर कुछ नहीं जानना है, कोई यहाँ पर स्थापत्यकार आप लोगों को नहीं बनना है। तो भार कहाँ गया, जब इधर जाता है भार तो इसको कहा जाता है वास्तविक मेहराब। क्या बोला जाता है, वास्तविक मेहराब। बलवन के द्वारा पहली बार भारत में वैज्ञानिक तरीके से गुंबद का प्रयोग किया गया और वास्तविक मेहराब का प्रयोग किया गया। इसमें कोई भी कंफ्यूजन होगा टोडा मेहराब वास्तविक मेहराब में तो आप मैसेज करेंगे। एक और जो आपका समझने का चीज है, तुर्कों के स्थापत्य में मस्जिद का सबसे महत्वपूर्ण स्थान था। मस्जिद का जो भी स्थापत्य होता है, आंतरिक संरचना होती है, वह उसमें कोई विशेष बदलाव आज भी नहीं आया है जैसा पहले था। ठीक है, उसको थोड़ा सा आप समझ लेंगे। देखिए तरीका बाहर से सजाने का अलग अलग हो सकता है, लेकिन मूल तरीका देखिए, इंडिया जो हम लोग का है यहाँ पर है, सऊदी अरब इधर है, मक्का यहाँ पर है, मुस्लिमों का यह प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, हज के लिए यहीं पर जाते हैं मुस्लिम्स। तो ये किधर हुआ, भारत से वेस्ट की ओर हुआ। क्लियर। तो मस्जिदों का जो आपका यहाँ पर प्रवेश द्वार होता है, यहाँ पर मेहराब बना हुआ होता है। ठीक है, और देखिए कुछ अंतर भी हो सकता है, ये उस समय का है, स्पेशली इधर बरामदा होता है। या इधर जो आपका हो गया बरामदा हो गया, है ना। यहाँ पर जो होता है इबादत के लिए, देखिए वेस्ट की ओर है तो मुस्लिम जो है पश्चिम की ओर ही इबादत करते हैं, क्योंकि मक्का की ओर देख एक तरह से इबादत किया जाता है। इसको बंद दीवान कहा जाता है। क्लियर। इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, बंद दीवान, जिधर मुंह करके जो है इबादत किया जाता है। रिवाक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रिवाक। क्लियर। अब देखिए बंद दीवान को ही जो है किबला रिवान भी कहा जाता है। कोई एक चीज आप लिख सकते हैं, दोनों लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये आंगन है, आंगन को जो बहुत विस्तारित होता है, जिसके ओर तीन ओर बरामदा होते हैं, प्रवेश द्वार के बाद भी एक बरामदा होता है, उसके बाद आंगन, आंगन को सहन कहा जाता है। ये सब लिखना होगा आपको, है ना। एक चबूतरा नुमा स्थान होता है, इसे मिंबर कहते हैं। चबूतरा समझ लीजिए, यहाँ पर इमाम जो है अजान देते हैं जुम्मे का वगैरह का, शुक्रवार को। ठीक है, ये मिंबर हुआ। क्लियर। जो मस्जिद अंदर गए होंगे वो हर चीज़ को समझते होंगे। ठीक है, और भी बहुत सारे चीज़ हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो आपको बस एक सिंपल प्रदर्शित करना है, तो इतना काफ़ी होगा। समझ गए ना। और रिवाक हो गया, मिंबर हो गया, सहन हो गया, बंद दीवान हो गया, और ये मेहराब युक्त दरवाजे। इधर भी मेहराब युक्त दरवाजे होते हैं। ठीक है,
बरामदा की ओर दरवाज़ा नहीं, मैंने समझ लीजिए आने जाने के लिए मैं सजाया हुआ होता है। तो ये पूरा मस्जिद का लगभग यही आकृति था आपका, शुरू से लेकर के मुगल काल तक सेम इसी रूप में बनाया गया। आज भी संभवतः ऐसे ही बनाया जाता होगा, ठीक है। एक चीज और समझना है आपको, जब भी इस्लामी स्थापत्य में आप देखते हैं मेहराब का यूज होता है, ठीक है। यहाँ से प्रवेश द्वार है, समझिए ये सब जो सेक्शन है तरह तरह से सजाया रहता है, कुरान की आयतें लिखी जा सकती हैं धार्मिक स्थलों में। ध्यान से देखिएगा, ये प्रवेश द्वार है, मेहराब के चारों ओर जो जगह बच रहा है इसको जहाँ पर तरह तरह से सजाया जाता है इसको कहा जाता है मकसूरा। तो आप समझ गए टोडा मेहराब क्या होता है और वास्तविक मेहराब क्या होता है, मकसूरा क्या होता है, और इसके अलावा मस्जिद की आंतरिक संरचना को भी आपने समझा। अब थोड़ा सा आप समझ लीजिए, कंगूरा गुलदस्ते, कंगूरा का इंग्लिश कंगूरा ही होता है, टेंशन मत लीजिएगा। जैसे आपका गुंबद है, क्लियर। कंगूरा जो है आपका कहीं ना कहीं से आपका हिंदू स्थापत्य कला का प्रभाव है इस्लामी स्थापत्य पर। तो यहाँ पर देखिएगा एकदम प्लेन नहीं रहता है, कुछ कुछ सजाया है, घर में भी देखिएगा ना इस टाइप का कुछ कुछ, यही सबको कहा जाता है कंगूरा। इसको अगर आप गुलदस्ता का आकार कुछ दे देते हैं, इस टाइप का अगर कुछ सजा हुआ है गुलदस्ता टाइप का, तो गुलदस्ता बोलेंगे और कोई अंतर नहीं है, है ना। तो इस्लामी स्थापत्य गुंबद और मेहराब तकनीक के कारण विशाल विशाल इमारतों को बनाना संभव हुआ। इमारतों का रूप कुछ भी हो सकता था, वह मकबरा हो सकता था, मस्जिद हो सकता था, महल हो सकता था, लेकिन विशालता जो है मेहराब और गुंबद के कारण आ गया था, क्लियर। और यह मजबूती का भी प्रतीक था, सुदृढ़ता का भी प्रतीक था। लेकिन जहाँ तक जो उत्तरावियत शैली थी, हिंदू शैली थी, नागर शैली थी, वह सौंदर्य का प्रतीक था। यहाँ पर सौंदर्य पर विशेष ध्यान दिया जाता था। तो उत्तरावियत शैली का सौंदर्य, क्लियर, ध्यान से सुनिएगा, उत्तरावियत शैली का सौंदर्य और इस इस्लामिक शैली का जो आपका है मजबूती, सुदृढ़ता, यही दोनों के मिश्रण से एक नई स्थापत्य शैली का विकास हुआ। इसी को कहा गया इंडो इस्लामिक कल्चर। तो यहाँ पर नहीं बोलेंगे, यहाँ पर आर्किटेक्चर बोलेंगे, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। लेकिन हर चीज़ का जब आप अध्ययन करेंगे, वो चूँकि आपके सिलेबस में नहीं है, जब कंप्लीट आप स्टडी करेंगे तो उसे कहा जाएगा इंडो इस्लामिक कल्चर। चलिए अब यहाँ पर समझ लीजिए, यह है कुतुब मीनार। कौन बनाया था ये? शुरुआत किया था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, जो उनके ये थे आपके मेंटर थे, एक तरह से समझ लीजिए, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, चिश्ती संप्रदाय के जो संत थे, उन्हीं की याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, जो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था, संस्थापक था। लेकिन वास्तविक संस्थापक आएगा तो आपको इल्तुतमिश देना है, कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं, क्योंकि वह गुलामी से मुक्त नहीं हो पाया था होल लाइफ। तो ये कुतुब मीनार का जो आकृति है, इसका हाइट जो है वो 72.5 मीटर है। ऊपर जो है 3 मीटर का व्यास लगभग है, और नीचे जो है 15 मीटर का व्यास है, क्लियर। इतना कीजिएगा, 5 मंजिल है, 1 2 3 4 5, यहाँ तक जो था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था, क्लियर। यहाँ से इल्तुतमिश के द्वारा ये दोनों को बनाया गया। यहाँ पर महीन नक्काशी मिलती है, क्लियर।
इसमें यह टेक्निक अपनाया गया है कि जितने भी भार हैं वो मुख्य दीवारों पर पड़े, इसका ध्यान रखा गया है। यह तुर्की विजय का भारत में प्रतीक था उस समय। क्लियर? अब यह विरासत स्थल बन चुका है, समझ गए ना। एक इसको समझ लीजिए, एक फिरोज शाह तुगलक वाले सेक्शन में आप समझ लेंगे। फिरोज शाह तुगलक का सेक्शन में उस काल में दो तरह की मस्जिदें बनी, है ना। एकांगना, चतुरांगना, दो तरह की मस्जिदें बनी। कौन कौन मस्जिद? एकांगना, चतुरांगना। एकांगना जो अभी जस्ट मैंने बताया, उसमें एक ही सहन होता था, एक ही आंगन होता था, है ना, तो उसे कहा गया एकांगना। लेकिन एक नई तरह की मस्जिद का शैली का विकसित किया था फिरोज शाह तुगलक ने, वह था चतुरांगना। इसमें क्रॉस करके 4 आंगन में बांट दिया गया था सहन को। ध्यान से देखिएगा इसको, कितना आंगन में बांट दिया है। बंद दीवान वगैरह इधर ही होगा, है ना, वेस्ट की ओर होगा। बरामदा बरामदा ये सब नॉर्मल है। अब यहाँ तक पहुँचने के लिए, बंद दीवान तक पहुँचने के लिए, इबादत करने के लिए पहला दरवाज़ा यहाँ क्रॉस करना पड़ेगा, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, 1 2 3। पहले क्या था, एकांगना में एक दरवाज़ा, यहाँ पहुँच गए आप। क्लियर? तो एकांगना मस्जिद में बंद दीवान तक पहुँचने के लिए, बंद दीवान तक पहुँचने के, या तो इधर से भी आप जाइए, तो 1 2 3, तब यहाँ पहुँचेंगे बंद दीवान के पास। तो एकांगना मस्जिद में बंद दीवान तक पहुँचने के लिए एक प्रवेश द्वार को क्रॉस करना पड़ता था। चतुरांगना मस्जिद में 3 प्रवेश द्वार को प्रवेश करने के लिए पार आपको करना पड़ता है। अब चलिए अंत में थोड़ा सा लोदी स्थापत्य पर चर्चा कर लेते हैं। लोदी स्थापत्य पर चर्चा करना जरूरी भी है, ठीक है। और तुगलक का पहले मैं बता देता हूँ। तुगलक स्थापत्य से पतन का दौर एक तरह से स्थापत्य का शुरुआत हो चुका था। उनकी आर्थिक स्थिति जो थी काफ़ी खराब थी तुगलकों की। वहाँ की जो एक सबसे बड़ी खासियत है तुगलक स्थापत्य की, वह है ढलवां दीवार। दीवार में ढाल बना करके बनाया जाता था। लेकिन जो कमी वहाँ पर प्रतीत होती है, यहाँ की संरचनाएं बोझिल और भीड़ भाड़ वाली थी। जिस तरीके से आप उत्तर लिखते हैं, मान लीजिए आपका नॉलेज ज़्यादा है, आपके साथी का नॉलेज कम है, आप प्रेजेंटेशन नहीं करके पूरा एक लाइन से लिख दिए, है ना। सामान्यतः हिंदी मीडियम के कैंडिडेट्स का ज़्यादा प्रॉब्लम देखा गया है। ऐसा नहीं है कि केवल हिंदी मीडियम का ही प्रॉब्लम है, इंग्लिश मीडियम का भी प्रॉब्लम है। लेकिन जो रिजल्ट की सिचुएशन है यूपीएससी में, उसके अनुसार मैं कह रहा हूँ। तो यहाँ पर जो एक लाइन से आप निबंध नुमा लिख देते हैं, इसी को कहा जाता है बोझिल टाइप का उत्तर। हल्कापन वहाँ पर नहीं दिखना, लेट लगना चेक करने में, ठीक है। उस समय मार्क्स नहीं मिला करते। तो उसी टाइप का जो है स्थापत्य किसका था? तुगलकों का था। आर्थिक स्थिति खराब हो रही थी, इसका सूचक था कि वहाँ पर मलबों का प्रयोग किया गया था। जिस तरीके से तुर्कों ने प्रारंभ में, चूँकि हड़बड़ी थी उनके आर्थिक स्थिति बहुत अच्छे नहीं थे और जो बहुसंख्यक जनता का विश्वास उन्हें नहीं था, उन्होंने मंदिर को तोड़ करके हड़बड़ी में कुछ समान संरचनाएं मंदिर मस्जिद में जो होती हैं उसका लाभ उठाते हुए हड़बड़ी में अपनी इबादत गाहों मस्जिदों का निर्माण कर लिया था। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि मंदिर तोड़ करके बनाया गया था, लेकिन था मलबा, है ना। यहाँ पर क्या चीज़ का डर था? मंगोलों के आक्रमण का डर। अलाउद्दीन खिलजी लगातार आक्रमण झेल चुका था। गियासुद्दीन तुगलक भी काफ़ी भयभीत रहता था। दुर्ग छप्पन कोट हो या तुगलकाबाद फोर्ट हो, यहाँ आप जाएंगे कभी देखेंगे दिल्ली में, तो काफ़ी मोटी मोटी दीवारें हैं, अभेद्य हैं, उनको कोई भी मंगोल भी कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन अगर आप सौंदर्य का बात करेंगे, उसके प्रेजेंटेशन का बात करेंगे, तो बहुत ही बेकार था। अनगढ़ पत्थर, ठीक है, एकदम लग रहा था कि हड़बड़ी में बनाया हुआ। फिरोज शाह तुगलक ने तो और कबाड़ा निकाल करके रख दिया, खिड़की, झरोखा, छज्जा, मैंने क्या होता है कि ज़बरदस्ती का हर चीज़ भर दिया जो देखने में अच्छा भी नहीं लगता था। तो इस प्रॉब्लम्स आर्थिक स्थिति पर हम लोग आते हैं। लोदी का जो बाद में आया है सैयद लोदी,
तो तुगलकों के अपेक्षा आर्थिक स्थिति इनकी और ज़्यादा खराब ही हो रही थी, पतन की ओर जा रहा था दिल्ली सल्तनत। बाबर आने वाला था, इब्राहिम लोदी हारने वाला था, तो आप तो मान ही सकते हैं कि इनकी स्थिति खराब थी। जौनपुर में भाई लोग उसके विद्रोह कर रहे थे लोदियों के, तो स्थिति तो और खराब थी। लेकिन फिर भी स्थापत्य की दृष्टि से अगर तुगलक लोदी में आप तुलना करें तो लोदी का जो स्थापत्य है तुगलक से काफ़ी अच्छा लगता है। कम खर्च में भी इन्होंने बहुत बेस्ट किया। जिस तरीके से कम नॉलेज में भी कुछ कैंडिडेट बहुत बेस्ट कर जाते हैं, मुख्य परीक्षा के उत्तर लिख जाते हैं, बस लोदी को भी उसी टाइप का कैंडिडेट से आप तुलना कर सकते हैं। कैसे अच्छा किया आप देखिए, प्रेजेंटेशन क्या होता है। इन्होंने क्या किया, चबूतरे पर स्थापत्य को बना दिया, संरचनाओं को, चाहे मस्जिद हो, महल हो, मकबरा हो, उससे मतलब नहीं है भाई, संरचनाओं को चबूतरे पे बना दिया, ऊंचा करके बना दिया। ठीक है, ये पहला खूबसूरती को बढ़ाता है। उसके अलावा दोहरे मीनारों का प्रयोग किया, गुंबद भी एक से अधिक हो गए। कुछ नया सोचा इसने, है ना, केवल इसलिए मैं समझा रहा हूं। कभी कभी उद्यान चारों ओर बनाए, महल है चबूतरा पर बना दिया है, ताजमहल को देखते हैं ना, चारों ओर उद्यान बना दिया, समझ रहे हैं ना, कितना सुंदर लगेगा सोचिए। या फिर तालाब के बीच में भी आपका बनाया। लोदी स्थापत्य जो है अफगान से रिलेटेड है और सिरसा भी प्रभावित हुआ था इससे। और इसका मकबरा जो सासाराम में है सिरसा का, बिहार में, वो तालाब के बीच में है, एक चबूतरा पर। क्लियर। इसके अलावा भारतीय शैलियों से भी कुछ अच्छे तत्व थे, उसे लिया। राजस्थानी गुजराती जो मुगल का आधार बना भविष्य में, गुजराती शैली का भी प्रयोग कर लिया। तो जो भी इनका स्थापत्य देखिएगा, तुगलकों का स्थापत्य देखिएगा, लोदियों में तुलना कीजिएगा, आपको नेचुरली आप सिंपल बोलिएगा। खर्च वर्च तो बाद में, है ना, अच्छा ज़्यादा खर्च किया था तुगलक की, लोदी उसको छोड़ दीजिए। एट ए टाइम आप बोलिएगा लोदी का जो है स्थापत्य अच्छा है। क्लियर। और बाकी अंदर जाने से अलग अलग मैटर है, उस पर नहीं जाता है। लेकिन अगर लोदी स्थापत्य की तरह आप आंसर लिखेंगे और तुगलक स्थापत्य की तरह कोई दोस्त आपका लिखेगा तो आपको नंबर ज़्यादा मिलेगा। बस इतना ही जान लीजिए। ठीक है। झरने का प्रयोग बाद में हुआ, नालियों का प्रयोग, छोटा छोटा नाली जो पानी वगैरह बहने के लिए, तरह तरह के फूल लगाए गए, तो स्थापत्य अपने आप जो है सुंदर हो गया। तो ये था लोदी स्थापत्य का गुण। अब समझ गए होंगे सारा का सारा। फिर भी कुछ कन्फ्यूजन हो स्थापत्य सेक्शन में, आप मुझे मैसेज करेंगे। अभी फ़िलहाल जो है यह वीडियो आप लोगों के लिए है, सिर्फ मेंबर्स के लिए है, इसे बाद में पब्लिक किया जाएगा। स्टडी करते रहिए और अपने मुकाम को प्राप्त कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियोस के साथ। धन्यवाद।